अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब खबरों का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और अपने गुरु महंत अवैधनाथ को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में सीएम योगी ने 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो गृह जनपद में योगी आज पहुंचे हैं, जहां गोरखपुर मंडल के सभी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है, साथ में अपने गुरु से आशीर्वाद लिया है। खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनको बधाई दी, साथ में प्रशंसा की कि आप लोगों की वजह से देश और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के बालू अड्डा केस को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बालू अड्डा इलाके के कई दिनों से लोगों की लगातार तबीयत खराब होने के मामले सामने आ रहे थे, जिसका जिम्मेदार गंदे पानी को ठहराया गया। वहीं इससे पहले डीएम सहित कई नेताओं ने इलाके का दौरा किया, तो वहीं स्थानीय और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर लोगों ने साथ में विपक्ष जो है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बीमारी से, बालू अड्डा में बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, प्लस 2-3 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं बालू अड्डा मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष का, हम आपको सुनाते हैं। सरकार की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार से मांग करता हूं कम से कम, चूंकि राजधानी का मुख्यालय है, 25-25 लाख रुपए सहायता अनुदान दे और साथ ही साथ जो लोग अभी बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है, उसकी संपूर्ण खर्चे की जवाबदेही सुनिश्चित करे और उन लोगों के परिजनों को भी कम से कम 10-10 लाख रुपए सहयोग अनुदान देने की व्यवस्था करे। अभी मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचवाने में व्यस्त है, पोस्टर चिपकाने में व्यस्त है, अभी मैनेजमेंट में व्यस्त है। जब उनको टाइम मिलेगा तब वहां जाएंगे। यूपी सरकार ने 2 और शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इस प्रणाली के अधीन जोड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में यह प्रणाली पहले से ही लागू है। इसके बाद गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में यह व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो पश्चिम कमिश्नर प्रणाली के फायदे क्या होंगे, बता दें कि होटल लाइसेंस और सारी सुविधाएं भी मिलेगी। धरना प्रदर्शन की अनुमति ना देने पर पुलिस तय करेगी कि अनुमति देना है या नहीं देना है। वहीं दंगे के दौरान लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है, यह सब पुलिस आयुक्त के हाथ में रहेगा। तो कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही अब पुलिस के अधिकार बढ़ जाएंगे, जो कि इस प्रणाली को लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ अब विचार कर रहे हैं। गाजियाबाद और अन्य शहरों में, नोएडा की बात करें, यहाँ पहले से लागू है। कुछ शहर है जहां पर लागू नहीं है, वहां पर लागू होने की बात सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण के मुताबिक राजनीतिक जोड़तोड़ शुरू कर दिए हैं। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना वजूद कायम रखने के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने भाईचारा सम्मेलन के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा प्रारंभ कर दी है। यह न्याय यात्रा 7 और 8 अगस्त को सहारनपुर से शुरू होकर 12 और 13 अगस्त को मुजफ्फरनगर से आयोजित की गई। इसमें आज दूसरे दिन राष्ट्रीय लोक दल के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया के नेतृत्व में वंचितों, दलितों और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली गई। डीएम साहब से आज मिलने आए और उनको ज्ञापन देने की कोशिश की, जिसमें हमने ये मांग की है कि हाथरस की जो बेटी है, जो दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ और प्रशासन ने रात को रात उसको जलाया और उसके परिवार से कुछ वादे किए गए थे, सरकारी नौकरी, 25 लाख रुपए मुआवजे, जो अभी तक परिवार को नहीं मिला है। उसके अलावा आज भी नियम बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर सीवर में आज भी सफाई कर्मचारी को उतरना पड़ता है
और उसके लिए कोई मशीनें लाते नहीं है ये लोग, और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को नियमित करके समान वेतन के तहत लाया जाए। सूबे के कई जिलों में बाढ़ ने त्रासदी की स्थिति पैदा कर दी है। वाराणसी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की आराधना बाढ़ और कोरोना से राहत पाने के लिए की गई है। बाबा काल भैरव के दरबार में सावन महीने में होने वाले वार्षिक हिम श्रृंगार में बाढ़ और कोरोना मुक्ति के लिए विशेष पूजन पाठ किया गया। इसके चारों ओर वर्प से सजावट की गई, जिसके बीच में काल भैरव का गर्भगृह नजर आए। उनके पूजन में मदिरा भी चढ़ाई गई है और 56 भोग भी लगाए गए हैं। वहीं पुजारियों ने भगवान से गुहार लगाई कि कोरोना और बाढ़ संकट से लोगों की रक्षा हो। बाबा का अमरनाथ जी का यात्रा रुक गया है। बनारस में काशी के कोतवाल को बाबा अमरनाथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हिम श्रृंगार इसीलिए हर साल बाबा के यहाँ होता है। जैसे 14 साल पहले सूखा के कारण शुरू हुआ था, सूखा खत्म हुआ था, वैसे ही बाबा बाढ़ की समस्या से सबको निजात दिलाएं, सबको सुखी करें, सबको संपन्न करें, सब लोग सुखमय जीवन जिए, यही हमारी कामना है बाबा से। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने अपना आतंक मचा रखा है। वहीं प्रयागराज से कुछ हद तक राहत देने वाली खबर सामने आई। यहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे हुआ और तो और यमुना नदी का जलस्तर अगले 2 घंटे में कम होने की उम्मीद है। गंगा नदी का जलस्तर फाफा मऊ में, जबकि यमुना का नैनी में तेजी से कम हो रहा है। गंगा छतनाग के खतरे के निशान से नीचे बह रही है। तो प्रयागराज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति किस तरीके की थी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब प्रयागराज वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार नीचे हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में करीब 6 से 7 माह का समय बचा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में है। 16 अगस्त से शुरू हो रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को चुनाव से पहले उसके यूपी प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। 16 अगस्त से 39 नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 6 नए मंत्री यूपी में यात्रा का मोर्चा संभालेंगे। 19,567 किलोमीटर की 39 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएगी, जो कि 22 राज्यों की 212 लोकसभा क्षेत्रों में निकलेगी और 265 जिलों को कवर करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए जो काम किया है, जो सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था स्थापित की है, कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, तमाम ऐसी योजनाएं जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसको लेकर हम जाएंगे। और ये साहस हमारे अंदर है, हमारे पार्टी के नेताओं के अंदर है कि जनता से सीधे संवाद करने हम जा रहे हैं। वही तमाम विपक्ष के लोग जो ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर राजनीति करते हैं, आज भी अपने महलों में आराम कर रहे हैं। तो हम काम भी कर रहे हैं और काम जनता तक पहुंचे, योजनाओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता तक जा रहे हैं। ये इस पहल से सीधे जनता की आवाज सरकार और संगठन तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दलों की नजरें राज्य के ब्राह्मण वोटरों पर टिकी हुई है। इसी क्रम में बीएसपी अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बुलंदशहर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने शिरकत की, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। बुंदेलखंड में महोबा में व्यापारी था ब्राह्मण समाज का, वो जरा भूखा था और लोगों का काम करता था। ब्राह्मण समाज का दलित समाज के बीच में बहुत ज्यादा उसको लोग चाहते थे, क्योंकि मिल करके उन लोग आपस में मिला करके काम करने का काम करते थे। लेकिन ये लोग उससे नाराज थे, उनके कार्यों से नाराज हो रहे थे और उसका नतीजा क्या निकला? उसको रोका, उसकी गाड़ी और उस व्यापारी को गोली मार दी और बाद में हल्ला गुल्ला हुआ तो कहते उसने भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये विपक्ष की चाल है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं।
तो ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी का ब्लॉक हो चुका है। साथ में राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी अब बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के वजह से, या कहें कि अब ट्विटर जो है वो बीजेपी के साथ काम कर रहा है। खबर ताज नगरी आगरा से है। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर लिया है। लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। इस अवसर पर थल सेना ने अपने कई हथियारों का भी प्रदर्शन किया। 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव को देखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक 75 स्काई डाइवर्स की आसमान से छलांग लगाना भी शामिल किया गया है। वायुसेना के विमान से एक के बाद 75 जवानों ने छलांग लगाई। उनके हाथ में तिरंगा था और उसे थामे बीओसी मैदान पर उतरे, जिसके वजह से लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुए। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले ही एक बड़ा विस्फोट का मामला सामने आया। दरअसल फल विक्रेता के घर में विस्फोट हुआ था और हादसे के बाद से ही परिवार फरार है। वहीं पुलिस का कहना है कि घरेलू सिलेंडर का विस्फोट हुआ था, लेकिन अब एटीएस, फॉरेंसिक टीम और बीडीएस की जांच के बाद सच और ही कुछ सामने आया है। जांच के बाद बताया गया कि कमरे में भारी मात्रा में बारूद भी मिला है। में जो ब्लास्ट की बात आई थी उस समय जनता के लोगों के द्वारा, चूंकि दरवाजा बंद था पप्पू दिलसाद का 5वीं बिल्डिंग में, और आंगन में ब्लास्ट की बात आई थी, उसको लेकर के लोगों ने कहा कि सिलेंडर फट गया होगा। उसके बाद बीडीएस टीम आई और बीडीएस टीम को ले आकर के वहाँ पे जांच कराया गया, तो बीडीएस टीम ने वहाँ पे लो एक्सप्लोसिव के संकेत दिए। उसके उपरांत पुलिस ने वहाँ जाँच की। जाँच के मद्देनजर उसके डबल बेड से भारी मात्रा में लो एक्सप्लोसिव के पटाखे भी बरामद हुए। यूपी में आफत की बारिश हो रही है। जी हां, यूपी के लगभग 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के 1200 गांवों की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ जिले भर सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी ने आज बाढ़ प्रभावित गाजीपुर और बलिया का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम ने बलिया में बाढ़ पीड़ित लोगों से भेंट कर राहत सामग्री वितरित की और जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया। बांध राजस्थान, माता टीला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांवों पर उसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की। अब हम बात करने जा रहे हैं बाढ़ और बाढ़ से बेबस हुई जिंदगियों की। बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाओं चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बात की जाए तो गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर से वाराणसी को समुंदर में बदल दिया है। आखिर किस तरीके की तस्वीर बन गई है और किस तरीके के हालात हैं, आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये उत्तर प्रदेश की तबाही का मंजर है साहब, जो इंद्रदेव की दरियादिली से आया है। घर तबाह हो चुके हैं, जिंदगियां मुश्किल में फंसी हुई हैं। मासूम किसी तरह इस बाढ़ से निकलकर बच जाने की उम्मीद में चल रहे हैं। दूर दूर तक रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। झुग्गी और टेंट बनाकर लोग रहने को मजबूर हैं। बाढ़ अपनी जद में लेने को आमादा है। चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, हर नदी में पानी उफन रहा है। वाराणसी में गंगा नदी ने तबाही मचा रखी है। आसमान से पानी ही नहीं, इस वक्त मौत भी बरस रही है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में अभी और तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पलट प्रवाह के कारण वरुणा में बाढ़ आ जाती है। इसी के चलते हर एक वर्ष कोनिया, नक्की घाट, उचुआ, सिंधुआ घाट सहित आसपास के अन्य इलाकों में 350 से ज्यादा घर बाढ़ की जद में आ जाते हैं। वाराणसी में मां गंगा भागीरथी ने हाहाकार मचा दिया है। खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो केंद्रीय जल आयोग का मानक है। मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि वाराणसी के हालात इस समय क्या है। इतने घर जद में है, लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं अपने का आने का। कहीं न कहीं वाराणसी की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो गई है और राहत सामग्री व तमाम चीजों के लिए जिला प्रशासन पूरी मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। देखिए कैसे घर डूबे हुए हैं। पूरा फिगर आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे घर, लगभग ये 500 घर हैं, लगभग 1400 ऐसे परिवार हैं जो गंगा की जद में, गोमती की जद में आ चुके हैं और डूबे हुए हैं। लाइट सप्लाई बंद कर दी गई है। जनरेटर के माध्यम से लोगों को उजाला दिया जा रहा है। जिला प्रशासन भूसा, राहत सामग्री, तमाम चीज किसानों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लगभग 22 किलोमीटर के एरिया में वाराणसी की जो ग्रामीण तलहटी इलाके हैं वो हाहाकार मचे हुए हैं। गंगा नदी ने वाराणसी के लगभग 22 किलोमीटर तक के ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान से 1.60 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे गंगा नदी का जल स्तर 72.26 मीटर पहुँच गया है। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिला प्रशासन से ले चुके हैं। पीएम ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री और हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिन वाराणसी में बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। सीएम योगी पहले हवाई सर्वेक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखते नजर आए। उसके बाद एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ का हालात जानते हुए पीड़ितों तक जा पहुंचे। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री भी वितरित की है। हालांकि सूबे में अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 13 जिलों में 60 से 80 तक बरसात हो चुकी है। नदियों में बढ़े जलस्तर और बारिश की वजह से प्रदेश में 951 जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के अनुमान है। ऐसे में लोगों पर छाए बाढ़ के संकट से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जनता टीवी के लिए वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने अक्टूबर के अंत तक 100% कोरोना वैक्सीनेशन करने का फैसला किया, जिसके लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में कैंप लगाए जा रहे। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि अक्टूबर तक प्रदेश की सभी जनता को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए। साथ ही दूसरी डोज भी जिनको लेनी है वो व्यवस्था भी रखी गई है। जैसे आप देख रहे होंगे हमारा वैक्सीनेशन का जो डेली बुलेटिन, हेल्थ का बुलेटिन निकल रहा है, उसमें ऑलरेडी हम लोग 1 लाख से ऊपर कर रहे हैं। बीच में हम लोग 1,75,000 पे एक दिन पहुंचे थे। ऑन एवरेज हमारा 1 लाख के आसपास वैक्सीनेशन पर डे रह रहा है। इस स्पीड पे हम चलेंगे तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि अक्टूबर नवंबर तक हम लोग 100% अपना एटलीस्ट फर्स्ट डोज पूरा कर लें और सेकेंड डोज भी हमारा सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। भारत सरकार से हम लोग बहुत ही आभारी है कि उनके द्वारा लगातार हमें वैक्सीन मिल रही है और अभी कल परसों में भी हमें 2-3 लाख के आसपास वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है। सो ये पूरा ड्राइव हमारा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के सारे कार्यक्रम हरिद्वार और देहरादून जनपद में होंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि 2 दिवसीय दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतों का आशीर्वाद लेने के साथ कई बैठकों में शामिल होंगे।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने इसकी जानकारी लोगों के बीच साझा की। किसी भी संभावित कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को जागरूक करते हुए देश को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान ये पूरे देश भर में चलाया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम तय किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। आज ये जिले स्तर का कार्यक्रम है। जिले का प्रशिक्षण के बाद हर मंडल का प्रशिक्षण होगा, जिसमें हर मंडल के प्रशिक्षण में हर बूथ से 2 कार्यकर्ता, एक महिला और एक पुरुष कार्यकर्ता को हम प्रशिक्षित करेंगे। आज पूरे प्रदेश में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर घरों में पूजन अर्चन सहित शहर के अनेक शिव मंदिरों में अभिषेक और अनुष्ठान किया जा रहे हैं। वहीं इस दौरान कई मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महारुद्राभिषेक, महाआरती सहित अन्य कार्यक्रम भी किए गए। आपको बता दें कि मान्यता है कि नाग वासुकी और तक्षशिला तीर्थ में दर्शन अभिषेक से सर्प बाधा, सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए, जुड़े रहें, देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।